नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जहां हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो गाइस, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये तो आप सब समझते ही हैं कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स की। हम पिछली वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इन प्रोकैरियोट्स पूरी तरह से पढ़ चुके हैं बहुत ही इजी वे में, और उनके पीडीएफ उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो गाइस, होता क्या है कि यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो कि पार्टिकुलर आरएनए के सिंथेसिस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं। तो 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ गिवन आरएनए, जो मैं बताऊंगा अभी, गिवन आरएनए पार्टिकुलरली। तो जो 3 तरीके के होते हैं वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, 28S आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, 18S आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है और 5.8S आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये हमारा सिर्फ मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो टीआरएनए के सिंथेसिस में और 5S आरएनए के सिंथेसिस में। तो ये आपको मेमोराइज करने हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स। अब भाई देखो, किसी न किसी चीज़ की तो रिक्वायरमेंट होगी ही हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसे करने के लिए। तो वेरियस प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो कौन सी हैं? ठीक है, वो हमारी बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और होते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं टीएफ फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, इनके नाम हैं ये 2 ब्रैकेट में ए बी सी डी ई और एच टाइप के होते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये होते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। अब होता क्या है, जो हमारा स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के वो हम डिस्कस करेंगे, है ना, स्टेप्स। तो इसमें क्या है, पहला तो हमारा इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन भी हमारा 3 सब हेडिंग में डिवाइड किया गया है ताकि उसे हम इजीली पढ़ सकें। दूसरा है हमारा एलोंगेशन। एलोंगेशन मैंने जब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन समझाया था तब मैं बताया था, इसकी ट्रिक थी हमारी 3P। ठीक है, तो वो भी है हमारी, वो भी मैं आपको लिख दूंगा। ये मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। और लास्ट था हमारा टर्मिनेशन। तो जो हमारा इनिशिएशन है वो 3 चीज़ों में पढ़ा जा रहा है। वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स,
इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और प्रमोटर क्लियरेंस। और ये जो थे हमारे एलोंगेशन जो था हमारा, वो तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट आउटलाइन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। दूसरा पॉलीमराइजेशन, ये तो मैंने आपको जब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन समझा था तब भी आपको बताया था, ये सेम ही रहता है दोनों में। और प्रूफ रीडिंग, और जो टर्मिनेशन होता है वो होता है हमारा क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर से। क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर जिसे कहते हैं CSF, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इनिशिएशन शुरू करने से पहले जो हमारी प्रोटीन्स थी, प्रोटीन्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह दें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो थे हमारे, उन फैक्टर्स के कुछ फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस ज़्यादा कुछ तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ फंक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। कुछ फैक्टर्स के फंक्शंस, जैसे कि एक तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, एक हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, ठीक है। और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H के दो फंक्शंस होते हैं हमारे, तो वो हमें पता होना चाहिए। एक तो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F होता है, ये हमारा मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज 2, जब सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हट जाते हैं, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F जो होता है वो हमारा लगा रहता है। तो ये भी जब आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इट रिमेन्स along with RNA polymerase 2, ठीक है, and help in synthesis of messenger RNA, help in, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नीट पीजी में जनरली पूछे जाते हैं, इन्हीं 3 फैक्टर्स के बारे में ऑप्शंस में आते हैं कि ये किसका फंक्शन है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मैसेंजर आरएनए। ये जो होता है, ये देखो ऐसे याद कर लीजिए, ये H होता है इसमें, तो H मतलब इसकी हेलिकेज एक्टिविटी होती है। और हेलिकेज का फंक्शन क्या था आपको याद हो तो, हेलिकेज एक्टिविटी होती है एंड इट हेल्प इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड हेल्प इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में हेल्प करता है। जब मैं आपको डीएनए रिपेयर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक डीएनए रिपेयर का टाइप होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। सो इट हेल्प इन न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, ये टाइप होता है रिपेयरिंग का, जब कभी गलत न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे स्टार्ट इनिशिएशन की, ठीक है। तो इनिशिएशन स्टार्ट करते हैं। अब इनिशिएशन में क्या था हमारा कि इसमें भी हमारे जो हमारे सीक्वेंस थे, ठीक है, अप स्ट्रीमिंग सीक्वेंस थे ना, वो हमारे इसमें भी होते हैं। जैसे कि ये है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जो स्ट्रैंड हमारा कोड होना है या ट्रांसक्राइब होना है वो हमारा ये वाला पार्ट है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है।
अब इसमें क्या होते हैं, हमारे कई सारे बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं। एक होता है हमारा यहाँ -25 बेस पेयर सीक्वेंस, एक होता है इसमें -70 बेस पेयर सीक्वेंस, ठीक है, और एक होता है हमारा +1 बेस पेयर सीक्वेंस, ठीक है। तो ये था हमारा +1 बेस पेयर सीक्वेंस, ये था हमारा -25 बेस पेयर सीक्वेंस, ये था हमारा -70 बेस पेयर सीक्वेंस। इसको कहा था हमने कार्ट बॉक्स, इसको कहा था हमने टाटा बॉक्स, ठीक है। अब जो हमारी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है वो हमारी टाटा बॉक्स के रीजन पर आके लग जाती है और उसके बाद उस पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आके अटैच हो जाता है, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा दूंगा। ये हमारा 5 एंड था, 3 एंड था, 3 एंड होगा, ये 5 एंड हो जाएगा। ये कोडिंग है, ये टेम्पलेट है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अटैचेस विद टाटा रीजन, इस वाले रीजन पे विद, या फिर हम कह सकता हूँ -25 बेस पेयर रीजन, ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D also attaches at टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो मैं इंपॉर्टेंट लाइन में ऐड कर दूँ, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D -25 बेस पेयर और ये करके। अब इसका मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा दूँ कि ये है, मान लीजिए हमारा कोडिंग स्ट्रैंड जो कि है 5' to 3', ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये है हमारा 0, ये वो सेगमेंट है जो हमारा ट्रांसक्राइब होना है, और ये है हमारा +1 बेस पेयर सीक्वेंस, ये है +25 बेस पेयर सीक्वेंस, ये है -70 बेस पेयर सीक्वेंस, ठीक है। अब हमारा इस बेस पेयर सीक्वेंस पे, टाटा वाले सीक्वेंस पे, -25 बेस पेयर सीक्वेंस पे हमारी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आके अटैच हो जाती है। तो ये हमारी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हो गई। अब इसके ऊपर हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आके लग जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। अब हम सबकी कर देते हैं नेमिंग। ये है हमारा -25 बेस पेयर सीक्वेंस, ये -70 बेस पेयर सीक्वेंस, ये है हमारी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ठीक है। ये है हमारा कोडिंग स्टैंड और ये है हमारा टेम्पलेट स्टैंड। अब हुआ क्या, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ टाटा बाइंडिंग फैक्टर, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D and टाटा बाइंडिंग protein, a small bending at this point take place and furthermore transcription factors are added in that region। क्या होता है कि इस रीजन में इन दोनों के ऐड होने की वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। बेंड होने के बाद बाकी जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो सीक्वेंसली पहले D के बाद A, फिर B, फिर F और फिर E, फिर H आके लगने लगते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, a small bending occurs, ठीक है, स्मॉल की छोटी सी बेंडिंग अकर होती है एट दैट पॉइंट एंड फर्दर मोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर एडेड, फर्दर मोर
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर एडेड, ठीक है, फैक्टर ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे चार्टर बाइंडिंग प्रोटीन लगी हुई थी, उसके ऊपर हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D लगा हुआ था। अब एक एक करके सारे फैक्टर्स आने लग जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F आके लगने लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A आके लगने लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B आके लगने लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E आके लगने लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H आके लगने लगेगा, ठीक है। सारे के फैक्टर लग जाएंगे। तो इनकी नेमिंग कर देते हैं पहले। ये था हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ठीक है। अब असल में हुआ क्या था, ये जो था हमारा ये, इसी को हमने कहा था क्लोज कॉम्प्लेक्स। ये जो स्ट्रक्चर है अपना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसी को हमने कहा था क्लोज कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और ये था हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जो जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है, वो हमारा हेलिकेज एक्टिविटी रखता है अपने पास से, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोकल अनवाइंडिंग हो जाती है, जिसकी मैंने अनवाइंडिंग दिखाई है यहाँ, ठीक है। ड्यू टू विच लोकल अनवाइंडिंग अकर्स एंड अ स्मॉल ट्रेंच ऑफ RNA इज सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट लोकल अनवाइंड एरिया। उस लोकल अनवाइंड एरिया में, जैसे कि ये वाला एरिया है हमारा, असल में ये जो लोकल अनवाइंडिंग है वो ये वाला एरिया है। देखिए ये वाला एरिया लोकल अनवाइंड हुआ, ये वाला एरिया फूल गया है, ठीक है, ये वाला एरिया यही है। तो मैंने ग्रीन स्केच से दिखाया था, जैसे कि ये वो एरिया है जो हमें ट्रांसक्राइब करना है। तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज RNA सिंथेसाइज होना चालू हो जाएगा। ये चालू हो गया, ठीक है। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA हो जाएगा ये हमारा। तो ये हमारा हो गया न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA। और जो हमारा RNA पॉलीमरेज जो था, ठीक है, तो ये सारा आके लग गया। उसके बाद जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H था, उसने लोकल अनवाइंडिंग करवाई और वहाँ पे RNA का सिंथेसिस होना शुरू हो गया। सिंस जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H था, इट हैज़ हेलिकेज एक्टिविटी। देखा इसलिए क्योंकि इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी थी, ठीक है। अब क्या होगा, सारे फैक्टर्स तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F था वो हमारा RNA पॉलीमरेज के साथ अटैच रह जाएगा। ये मैंने जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की क्वालिटीज़ बता रहे थे तब मैंने आपको बताया था। तो ऑल फैक्टर्स, इसके बाद ऑल फैक्टर्स रिमूव्स बट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F will remain along with RNA polymerase। ठीक है, वो RNA पॉलीमरेज के साथ रहेगा। अब बात करते हैं हम इलोंगेशन की, ठीक है। तो इलोंगेशन को इसमें ज़्यादा हमने डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इलोंगेशन को प्रोकैरियोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इलोंगेशन का बस तीन चीज़ें याद रखिए कि क्या क्या होता है उनमें। एक तो हमारा होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉर्मेशन,
फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्मेशन, लिंकेज फॉर्म हो जाता है। दूसरा पॉलीमराइजेशन तो होता ही होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और तीसरा प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैं प्रोकैरियोट्स की प्रूफ रीडिंग तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैं प्रोकैरियोट्स का पढ़ा रहा था। जैसे कि गाइस ये था वो कि इसमें मैंने एलोंगेशन को तीन, पॉलीमराइजेशन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और प्रूफ रीडिंग। तो पॉलीमराइजेशन तो एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो होता है हमारा जो बन जाता है फॉस्फो के बीच में डाइस्टर बॉन्ड बनते हैं, उन्हीं को फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, वो आप अच्छे से सब जानते ही हैं। प्रूफ रीडिंग मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन ब्रिज जो होता है हमारा सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड को परमिशन देता है एक बार में, ताकि वो आके लग जाए, और जब तक खुद आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि वो सही न्यूक्लियोटाइड आके नहीं लग जाएगा। अगर सही न्यूक्लियोटाइड आगे नहीं लगा तो उसको भगा देगा और नए सही वाले न्यूक्लियोटाइड का वेट करेगा। और जब तक सही वाला न्यूक्लियोटाइड आगे नहीं लगेगा ये एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे ये सही मैच हो जाएगा इन दोनों का, ये फिर से एक कदम आगे बढ़ जाएगा और फिर से एक नए न्यूक्लियोटाइड को परमिशन देगा कि हाँ भाई तुम आओ, तुम अपने न्यूक्लियोटाइड को ढूंढो। अगर फिर से जब तक उसका सही न्यूक्लियोटाइड नहीं मिल जाएगा सीक्वेंस, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इट अलाउड टू ऐड ओनली वन न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम। एक न्यूक्लियोटाइड को एक बार में ऐड होने की परमिशन देता है, जिससे कि इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यही था बस प्रूफ रीडिंग में। अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन में भी इसका कुछ खास रोल नहीं है, ज़्यादा बड़ा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। टर्मिनेशन में बस क्या होता है, इसमें क्लीवेज स्टिम्युलेटिंग फैक्टर होता है जो कि मतलब टर्मिनेटिंग सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्लीवेज स्टिम्युलेटिंग फैक्टर होता है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। वो कैसे काम करता है, इट्स मतलब कुछ सीक्वेंस होते हैं थर्ड एंड ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, देयर आर सम सीक्वेंस at third end of newly synthesized RNA which send termination signals, जो कि टर्मिनेशन सिग्नल सेंड करता है। इसी के साथ हमारा टर्मिनेशन हो जाता है और हमारी यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का एंड होता है। तो गाइस इसी के साथ हमने ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आएगी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे कैसे होता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कीप वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।